हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का। और आज का लेक्चर में हम जितने भी लास्ट क्लास तक हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में डिटेल बातचीत कर चुके थे, तो आज के लेक्चर में हम अपना जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है जो आपका चैप्टर 2 का आखिरी पोर्शन में दिए गए हैं, उन सारे पार्ट्स को अच्छे से देखने वाले हैं और उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे करने वाले। और इस चैप्टर के थ्रू जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पॉसिबल है इस चैप्टर के ऊपर बेस करके वो सारे चीज़ें भी अपन करने वाले आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ फैक्टर थ्योरम का एक या दो एग्जाम्पल पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस टॉपिक में शायद थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके इस तरह का क्वेश्चन में जहाँ पे आपका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, दैट इज पॉलिनोमियल अगर मोनिक नहीं होता है तब। तो उस केस पे अगर अपन बात करें तो कैसे चीज़ों को अपन समझेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको फैक्टराइज करने बोला है बट फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके बोला है। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ करके आपको फैक्टराइज करने बोला गया है। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद हम आइडेंटिटीज़ पर चलेंगे। क्लियर है? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपको जितना भी नॉलेज है आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 5 का फैक्टर्स लिखोगे, 6 का फैक्टर्स लिखोगे एंड देन लीडिंग कोएफिशिएंट 1 तो नहीं है तो इंटीग्रल रूट थ्योरम तो लगा नहीं पाओगे, ऑब्वियसली रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई करोगे और रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई करके आप सर्च करोगे जीरोस क्या क्या हो सकता है। हिट एंड ट्रायल आप ऑब्वियसली नहीं करोगे, है ना। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरीके का क्वेश्चन में जहाँ पे रूट्स जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो उस जगह पे हिट एंड ट्रायल से सोचना ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचोगे कैसे, खुद सोचो ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, आप कैसे ट्रायल करोगे कि कौन होगा। एक जोन तो होना चाहिए कि बस इतने में से सिलेक्ट करना, इतने में से चूज करना, इतने में से सोचना है। तो वो जोन आपको कौन बना के देता है? रैशनल रूट थ्योरम बना के देता है। क्लियर है? अगर आप सोच रहे हो कि हिट एंड ट्रायल से जैसे बुक में लिख दिया, वो लोग तो लिख दिया बट कैसे सोचना ये तो नहीं बताया ना, तो वही चीज आपको रैशनल रूट थ्योरम हिंट देता है। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं कि अगर मैं नंबर 2 को करने गया तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हियर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पॉसिबल zeros of fx आर क्या क्या होगा पॉसिबल जीरोस ऑफ fx। देखो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बहुत लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन से भी इसको फैक्टराइज कर देंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, वो करेक्ट है। बट अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि फैक्टर थ्योरम को यूज ही करना है, तब जाकर के अगर आप ये सब चीजें करेंगे मिड टर्म फैक्टराइजेशन, तब वो गलत हो जाएगा। तब आपको रैशनल रूट थ्योरम यूज करके पॉसिबल जीरोस का जोन जो है वो निकालना पड़ेगा एंड देन उन सात को चेक करना पड़ेगा कि किसके मतलब किस जीरो के ऊपर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली कमेंट करना होगा कि कौन सा जीरो होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि पॉसिबल जीरोस ऑफ fx तो क्या क्या होगा पॉसिबल जीरोस ऑफ fx। अब ध्यान से समझ सकते हो, पॉसिबल जीरोस ऑफ fx अगर मैं बात करूं, अब साइड में थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करते तो 5 का पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएगा +-1 और +-5, सॉरी हाँ 5 का पॉसिबल फैक्टर्स, और 6 का पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा और +-6 होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ से, आप जानते हो कि अगर b/c रैशनल रूट थ्योरम आप जानते हो अच्छे से, अगर b/c कोई भी एक जीरो है तो b कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होता है और c जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर होता है। तो सिमिलरली वही लॉजिक यूज कर रहे हैं, हमने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकाल दिए, लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स निकाल दिए, अभी डिवाइड करके b/c निकाल देंगे। तो लॉग कीजिए, डिनोमिनेटर को +-1 अगर रखते हो तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या आएगा, +-1। मान लो न्यूमरेटर को लॉक कर दिया तो +-1, +-2, +-3, +-6, ये सारे के सारे तो होगा ही। अभी अगर मैं +-5 लेता हूं तो +-5/+-1 +-5 आएगा, फिर +-5/+-2 तो +-5/2 आएगा, फिर +-5/3 आएगा एंड +-5/6 आएगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये हो गया आपका जोन, जो आपको कौन निकाल के देता है, रैशनल रूट थ्योरम निकाल के देता है। तो यहाँ पे आपके पास कितने पॉसिबल जीरोस आया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ऑब्वियसली 3 है और उधर 5 8 16 पॉसिबल जीरोस आया, जहां पे से कोई भी 2 जीरो होगा।
ठीक है, बाकी 14 नहीं होगा। क्लियर है? तो ये 16 एक जोन तो मिला ना, रैशनल रूट थ्योरम को किस तरीके से हेल्प कर रहा है सोचो। ये 16 का एक जोन तो मिला, अगर ये 16 आपके पास नहीं होता तो पता नहीं आपको कितने रियल नंबर हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ता, आप सोचो एक बार, और उतना रियल नंबर शायद आप चेक भी नहीं कर पाते। क्लियर है बोला? तो वही चीज आपको सोचना है कि रैशनल रूट थ्योरम आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो पॉसिबल जीरोस आपको मिल गया, अभी इनमें से आपको चेक करना है। अब चेक करो यहाँ पे अभी, है ना, आप सबसे पहले f ऑफ 1, f ऑफ -1 ऐसे कर करके सारे वैल्यूज चेक करो अप टू f ऑफ -5/6 तक। जिस केस में आपको 0 मिल जाता है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपका 0 हो जाएगा क्लियरली। या फिर आप एक 0 अगर मिल गया तो मान लीजिए कोई भी एक 0 अगर आपको मिल जाता है तो वो हो जाएगा आपका रूट, सॉरी मान लो कोई भी एक 0 मिल गया आपको, है ना, तो x माइनस दैट 0 विल बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x माइनस दैट वो जो लीनियर फैक्टर आएगा उससे अगर डिवाइड कर दोगे तो एक और लीनियर फैक्टर मिल जाएगा, तो उस लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके एक और 0 निकाल दोगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, और अगर आप सारे के सारे चेक करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे चेक करके कोई भी 2 0 आपको मिलेगा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर कि क्या है 2 0। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, अभी मैं चेक करने चला गया सारे के सारे तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो चेकिंग आप कीजिएगा, मैं देख लेता हूँ आंसर। आंसर है -1/3 और अच्छा -1/3 तो यहाँ पे कहीं पे आया ही नहीं भाई, ठीक है क्या, -1/3, अच्छा यहाँ पे मैंने पॉसिबल जीरोस गलत लिख दिया, -1/3 और -5/2 ये है आंसर। मैंने पॉसिबल जीरोस थोड़ा मिस्टेक कर दिया, देखो जरा, +-1/+-1 तो +-1 होगा, +-1/+-2 ये +-1/2 होगा, ये +-1/3 होगा, फिर ये +-1/6 होगा, फिर रिमेनिंग जो अभी है वो सही लिखा। क्लियर है? तो आपको मिल रहा है क्या, -1/3 और क्या था, ये दोनों 0 मिल रहा है, -1/3 मिला एक, और दूसरा मिल रहा है आपको -5/2, -1/3 है और -5/2 है, मतलब इन दोनों जगह पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा, मतलब ये दोनों 0 है, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों पिक किया, मैंने आपको दूसरा कुछ सिखाने के लिए पिक किया। तो यहाँ तक आपके करके ये सब कैलकुलेट कर लोगे आप, है ये मैं ऑलरेडी आप जानते हो, कैलकुलेट करके इन दोनों जगह पे 0 मिलेगा तो आप क्या कमेंट करोगे, इसके बाद का पिक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये आप खुद से कर लीजिएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 एंड x इज इक्वल टू -5/2 आर, क्या लिखेंगे, 2 zeros ऑफ fx, ठीक है, दैट इज x plus 1/3 and x plus 5/2 are 2 factors of fx, are 2 factors of fx। क्लियर है, बात समझ में आया? अच्छा, तो अगर ये दोनों के दोनों फैक्टर है, बाई फैक्टर थियरम, यहाँ पे ही फैक्टर थियरम यूज हो जाता है, समझ हो ना, वो लोग जो बोला है ना बाई यूजिंग फैक्टर थियरम, तो यहाँ पे ही तो मैंने फैक्टर थियरम यूज कर लिया ना, तो हो गया मेरा काम, जीरोस निकाल के फैक्टर थियरम यूज करके फैक्टर निकाल दिया। तो अगर ये दोनों के दोनों फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर ये दोनों के दोनों फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा ऑब्वियसली। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक फैक्टर है तो मैं fx को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सही, बात समझ में आ रहा है ना, fx को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। बट अगर आप सिर्फ ये लिख करके छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, आप देखो, क्योंकि अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो क्या आएगा, देखो x² प्लस 5x/2 प्लस x/3, तो ये कितना आ जाएगा, 6 हो गया, इधर 17x/2 शायद, हाँ सॉरी 17x/6, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5/6, ठीक है। तो आपके पास ये पॉलिनोमियल आ रहा है, बट जो आपको दिया हुआ था पॉलिनोमियल वो तो ये नहीं था ना, वो तो ये नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये चीज आपको सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन पिक किया कि अगर आपका प्रॉब्लम में आप देखोगे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो जब आप फैक्टर थ्योरम से उसको फैक्टराइज करने जाओगे तो जितने भी फैक्टर्स आप निकालोगे, फैक्टर्स निकालने के बाद उनका प्रोडक्ट मत लिख दीजिएगा डायरेक्टली, आप क्या कीजिए, आप उनका प्रोडक्ट के साथ लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो अगर आप उनका प्रोडक्ट के साथ देखो, यहाँ पे अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आराम से ये सॉल्व हो करके यही पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा।
बात समझ में आ रहा है ना। बट अगर आप यहाँ पे 6 नहीं लगाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ये fx और ये fx इक्वल नहीं आएगा। अरे इक्वल आना पड़ेगा ना, उसी fx को ही तो फैक्टराइज कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो याद रखना कि जब जब आपका पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, दैट इज उसका लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं दिया हुआ है, तो जब आप फैक्टर थ्योरम से पहले रैशनल रूट थ्योरम लगा करके पॉसिबल जीरोस निकालोगे, फिर एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चेक करके देखोगे कि जीरोस कौन आ रहा है। जैसे ही आपको जीरोस पता चल जाएगा तो फैक्टर थ्योरम से आपको फैक्टर पता चल जाएगा। फैक्टर अगर पता चल गया तो उनका प्रोडक्ट भी उसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता तो सिर्फ मैं इनका प्रोडक्ट लिख के ही छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइज हो जाता, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 ही होता और उधर भी 1 होता। बट अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो वही लीडिंग कोएफिशिएंट आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज मैं सिखाने के लिए ये क्वेश्चन पिक किया और आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर है? जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? आप डायरेक्टली पॉसिबल जीरोस निकाल दीजिए, रैशनल रूट थ्योरम लगाइए या फिर इंटीग्रल रूट थ्योरम लगाइए, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दिया है तो इंटीग्रल रूट थ्योरम लगा सकते हो। फॉरगेट अबाउट इंटीग्रल रूट थ्योरम, आप रैशनल रूट थ्योरम लगाइए, लगा करके पॉसिबल जीरोस निकालिए, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल चेक कीजिए, कोई भी दो जगह पे जीरो आएगा तो 2 जीरोस आपको मिल जाएगा और उन दोनों जीरो से 2 फैक्टर मिल जाएगा और उन दोनों फैक्टर को प्रोडक्ट करके ही आप फाइनल fx को लिख सकते हो। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट लगाने का जरूरत नहीं है। तरीके से देखो तो लगा तो रहे हो आप, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो वही 1 लगा रहे हो, बट 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो लगाने से भी जो बात है ना लगाने से भी वही बात है, हम लोग कंसीडर कर लेते 1 है, बट हकीकत में तो 1 प्रोडक्ट में आ रहा है ना। तो याद रखना कि जब आप जीरो से फैक्टर निकालते हो तो फैक्टर निकालने के बाद उनका प्रोडक्ट भी उसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। अगर 3 और 5 किसी नंबर का फैक्टर है तो 3 इंटू 5 भी उस नंबर का फैक्टर होगा, ये कंफर्म है। बात समझ में आ रहा है ना। 3 और 5 अगर दोनों उसका फैक्टर है तो 3 इंटू 5 भी ऑब्वियसली उसका फैक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। क्लियर है? प्रोवाइडेड कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। प्रोवाइडेड कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ऐसा अभी जरूरी नहीं है कि हर जगह पे 3 इंटू 5 इसका फैक्टर होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल सोचने का प्रयास करूं, है ना, तो आप देख सकते हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको। चलो खैर अभी के लिए तो आप ये याद रख के काम निपटा सकते हो, जब ये बात आएगा 10th में नंबर थ्योरम में तब मैं बताऊंगा आपको अकॉर्डिंगली। क्लियर है? तो वही चीज आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो लीडिंग कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। आप जनरल स्टेटमेंट याद रख सकते हो कि लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सिर्फ फैक्टर्स को प्रोडक्ट करके लिखने से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? तो वही चीज आपको यहाँ पे समझ के रखना चाहिए। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी जब आप पॉसिबल जीरोस निकाल देंगे तो सारे फैक्टर्स भी आपको मिल जाएगा। सारे फैक्टर्स मिल जाएगा तो उनका प्रोडक्ट करके आप पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिख सकते हो, उनका प्रोडक्ट के साथ बाहर में 3 भी लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिएगा कि तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट और ये वाला पॉलिनोमियल इक्वल नहीं हो रहा है, बाहर 3 लगाने के बाद इक्वल होगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है, दैट इज पॉलिनोमियल अगर मोनिक नहीं है, तो ये चीज करने आप कभी मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो देखिए इसी के साथ में लास्ट का जो लास्ट प्रॉब्लम था बाई क्वाड्रेटिक वाला, इसमें भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी एक साथ पिक कर लिया, जबकि मैंने उसको करके दिया था अलग एक मेथड से, लॉन्ग डिवीजन से। तो मैं यहाँ पे भी एक और बात ऐड करना चाहूँगा आपको। ठीक है? तो अच्छा, वो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था अभी, उसको आप ऐसे सोच सकते हो ना, जो मैंने बोला था कि अगर 3 और 5 अगर 2 फैक्टर है किसी भी नंबर का तो 3 इंटू 5 भी एक फैक्टर होगा। वो तभी होगा जब 3 और 5 का HCF 1 है। एज 3 और 5 का HCF 1 है तभी मैं बोल सकता हूँ। अगर इन दोनों का HCF 1 नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हो जैसे 12 है ना, 12 का 3 भी एक फैक्टर है और 6 भी एक फैक्टर है, बट 3 इंटू 6 12 क्या 18 क्या 12 का फैक्टर है? बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों यहाँ पे नहीं हो रहा है? क्योंकि 3 और 6 का HCF 1 नहीं है। ठीक है? तो आप ये जो लॉजिक है कि अगर 3 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है, तो 3 इंटू 5 भी एक फैक्टर होगा, ये लॉजिक आप उसी जगह पे लगा सकते हो जहां पे दोनों फैक्टर्स आपका को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स जिसका HCF 1 होता है। ये आप 10th में जाकर के ऑफिशियली थ्योरम के फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा आपको, बट अभी तक के लिए आप ये समझिएगा कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा, ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 के अलावा कुछ होता तो मैं ऐसा कमेंट नहीं कर पाता, ये गलत हो जाता। याद करके देखना, मैं जहां जहां पे ये चीज बोला हूं उस जगह पे HCF ऑफ द 2 फैक्टर्स 1 ही था। क्लियर है? चलो ये बात गया।
दूसरा बात मैं ये आपको ऐड करना चाहता हूं कि लास्ट क्लास में जब मैंने लास्ट लेक्चर का आखिरी में जब मैंने ये प्रॉब्लम कराया था तो मैंने क्या किया था, मैंने रैशनल रूट थ्योरम लगाया था। अच्छा, तो रैशनल रूट थ्योरम लगा के मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आया था, तो मैं चेक करना स्टार्ट किया, है ना। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दो जीरो आपको मिल जाता है ऑलरेडी, तो आप इतने सारे चेक करके क्या करोगे। अगर 2 0 मिल जाता है तो 2 फैक्टर मिल जाएगा। 2 फैक्टर अगर मिल जाएगा तो वो दोनों ऑब्वियसली लीनियर फैक्टर होगा और उनका HCF 1 ही होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा। तो तुरंत हम क्या कर रहे थे कि उसी प्रोडक्ट से 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, तो उसी क्वाड्रेटिक फैक्टर से इस बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करके एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाले थे, ठीक है ना, क्योंकि डिविजिबल होगा, अगर फैक्टर है तो डिविजिबल होगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बाई क्वाड्रेटिक जो है वो 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया था, और फिर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर को तो फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये तो मैंने 2 लीनियर फैक्टर से ही बनाया, और जो सेकंड वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसको मिड टर्म से फैक्टराइज करके 4 लीनियर फैक्टर मैंने निकाल दिया था इसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बट मैं ये ऐड करना चाहता हूं, ये था आंसर x + 1 × x + 2, -1 और -2 तो मेरे को डायरेक्टली पहले कुछ चेक करके मिल गया था, तो मैंने आगे चेक करना बंद कर दिया। मैंने डायरेक्टली कमेंट कर दिया था कि एज x = -1 and x = -2 are 2 zeros of the polynomial, therefore x + 1 and x + 2 must be factor of the polynomial। तो एज x + 2 और x + 2 का x + 1 और x + 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा ऑब्वियसली। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट इसका फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसी से अपन ने इसको डिवाइड मार दिए थे, डिवाइड मार के एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाला था जो कोशेंट था, तो उसी क्वाड्रेटिक फैक्टर कोशेंट को फर्दर फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर इनटू कोशेंट लिख सकता हूं, तो उसी कोशेंट को फर्दर फैक्टराइज करके ये फॉर्मेट निकला था। बट मैं जो यहां पे आपको ऐड करना चाहता हूं वो ये कंसेप्ट ऐड करना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई बच्चा मैनुअल प्रोसेस में सारे के सारे जितने भी वैल्यूज पॉसिबल जीरोस आया था उन सबको वो अगर लॉन्ग डिवीजन के रास्ते में ना जाता है, अगर वो लॉन्ग डिवीजन का रास्ता ना चुनता, तो वो क्या करता कि सारे के सारे वैल्यूज चेक करता, सारे के सारे वैल्यूज चेक करके उसके पास क्या आता, -1 आता है एक 0, -2 आता है एक 0, 3 आता है एक 0 और -½ आता है एक और 0, ठीक है। तो तब अगर वो बोल देता देयरफॉर fx कैन बी फैक्टराइज्ड एज x + 1, क्योंकि x + 1 एक फैक्टर होता, x + 2 एक फैक्टर होता, x - 3 एक फैक्टर होता और इधर x + ½ एक फैक्टर होता। क्लियर है। तो अगर तब सिर्फ वो ये लिख करके छोड़ देता तो उसका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम नहीं होता। तो क्यों तो उसका तब गलत होता, आप समझ रहे होंगे कि ये लीडिंग कोएफिशिएंट उसने सामने नहीं लगाया, उसके वजह से गलत होता। तो अगर वो लीडिंग कोएफिशिएंट सामने लगा देता तो ये 2 और x + ½ मल्टीप्लाई होके 2x + 1 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप डायरेक्टली, अगर इसको आप लॉन्ग डिवीजन के रास्ते में अगर जाओगे तो अपना आप क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कोशेंट है उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट मैनेज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से 4 0 निकालोगे, डायरेक्टली 4 0 से 4 फैक्टर निकालोगे और 4 फैक्टर का प्रोडक्ट, ये चारों के चारों जो फैक्टर है ये चारों के चारों फैक्टर का HCF 1 है, तो ये चारों के चारों प्रोडक्ट, चारों के चारों लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, ये बाई क्वाड्रेटिक का। तो fx कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स एज दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। बट अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं लगाता तो गड़बड़ हो जाता। तो इस चीज को समझना, अगर आप ऐसे रास्ते में डायरेक्टली आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मैं डिवाइड नहीं करूंगा, डिवाइड ना करके मैं सारे जीरोस फाइंड करूंगा, बस ये चीज याद रखना, मैं सारे जीरोस फाइंड करूंगा, सारे जीरोस अगर मेरे को मिल गया तो फैक्टर थ्योरम से मैं बोल दूंगा कि बाकी सारे मेरा फैक्टर्स है, बाकी सारे अगर मेरा फैक्टर्स है तो मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं बाकी सारे अगर फैक्टर्स है मेरा तो मैं बाकी सारे अगर फैक्टर है तो इन सबका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा, है ना। और अगर मैं सिर्फ इन चारों का प्रोडक्ट दे करके छोड़ दिया और बाई चांस अगर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तब तो मैं बच जाऊंगा, तब बिना समझे भी मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, समझना इस बात को। तो मेरे को उस वक्त लीडिंग कोएफिशिएंट बाहर लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो उसी चीज को मैं समझाने के लिए ये एग्जांपल्स कुछ लिया और आपको वही चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं है, दैट इज आपका मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप अगर समझ के चीजों को नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है। अगर आप डायरेक्टली सारे जीरोस निकाल के जीरो से फैक्टर निकालोगे और फैक्टर का प्रोडक्ट करके फैक्टराइज फॉर्मेट दे दोगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। अगर आप लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ दोगे तो चाहे 1 है या फिर कुछ भी आप दिमाग में रख लो ना, 1 अगर है तो 1 चिपका देना, और अगर
दूसरा अगर कुछ है तो दूसरा चिपका दीजिएगा, ठीक है ना। बट अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम से कर रहे हो, लॉन्ग डिवीजन से, तो देखिएगा तब यहाँ पे 2 वापस मत चिपका दीजिएगा। तब अगर 2 चिपका देंगे तब तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तब यहाँ पे 2 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा चीज ऑब्जर्व करके आप अच्छे से चीजों को समझ करके कीजिएगा, अदरवाइज गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। सब कुछ करके भी आप फाइनली सवाल को गलत करके आ जाएंगे दोस्त। क्लियर है बोला, ठीक है। तो चलो ये सब समझ के अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये सारे की कंसेप्ट्स को ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में है, तो आप ऑलरेडी इन सब को अगर नहीं है तो ऐड करके ये की कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से मार्क करके अपना नोट्स में रख लो, ताकि आपका आगे किसी भी सवाल में कोई मिस्टेक्स होने का चांस ना बचे। क्लियर है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहले देखो एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी में क्या बेसिक अंतर होता है, ठीक है ना। एक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है बेसिकली, उन वेरिएबल के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, दैट इज LHS RHS बराबर हो। बट एक आइडेंटिटी अगर मैं लिख रहा हूं, एक आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन है, तो अगर एक मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दैट इज अगर मैं कोई भी आइडेंटिटी इक्वेशन लिख रहा हूं, वही इक्वेशन एक आइडेंटिटी इक्वेशन तभी बन पाएगा जब वो उस इक्वेशन के जितने भी वेरिएबल है उन वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगा। क्या लिखा गया है यहां पे, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट होंगे उन सारे वेरिएबल्स के लिए वो आइडेंटिटी ट्रू रहेगा। क्लियर है बोला। जैसे a + b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², बच्चा को पता है, सब जानता है। अब ये आइडेंटिटी क्यों है, ये कोई इक्वेशन क्यों नहीं है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी इसीलिए है कि दुनिया का कोई भी a और b का वैल्यू उठा करके पुट कर दो, ये हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। ये कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। बट अगर मैं बोल रहा हूं इस चीज को कि ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू सिर्फ -2 या 1 पुट करोगे तभी ये सेटिस्फाई करेगा। 3 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना। एक इक्वेशन एक आइडेंटिटी इक्वेशन तभी बन पाएगा जब वो इक्वेशन उस इक्वेशन में रहने वाले सारे वेरिएबल्स के वैल्यू के लिए, सारे वेरिएबल्स के लिए जितने भी वैल्यूज पॉसिबल होंगे, उस इक्वेशन में रहने वाले जितने भी वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है, सारे वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई रहेगा हमेशा, कभी भी वो इनवैलिड नहीं हो पाएगा। क्लियर है बोला। तो तभी मैं उस इक्वेशन को एक आइडेंटिटी इक्वेशन बोल पाऊंगा। क्लियर है। तो कुछ फेमस आइडेंटिटीज आता है हमारे गणित में, ठीक है। आप अलजेब्रा में क्लास बचपन में आप पढ़े होंगे ये सारे चीज, ठीक है। तो वही सारे आइडेंटिटीज को हम देखेंगे और कुछ यहाँ पे फेमस आइडेंटिटीज ऐड करेंगे। इनको कैसे हम यूज करते हैं, कब कब किस किस सिचुएशन में अपन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, वही सारे देखने वाले। पहले तो इनका प्रूफ देखेंगे, बेसिक प्रूफ, एंड देन उसका अपन क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन पार्ट है वो सारी चीज देखने वाले। तो ये कुछ फेमस आइडेंटिटीज है, ठीक है ना। a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से अपन और 2 रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से और 2 रिलेशन निकाल सकते हैं। a² + b² क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर - 2ab। इसका भी बहुत जरूरत होता है, इसका भी बहुत जरूरत होता है। यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं a² + b² का वैल्यू a - b होल स्क्वायर + 2ab, ठीक है ना। इन दोनों का भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और मिस हो गया, ये भी आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि a + b होल स्क्वायर कभी भी हम a - b होल स्क्वायर + 4ab लिख देते, ठीक है। और सिमिलरली a - b होल स्क्वायर को मैं a + b होल स्क्वायर -4ab लिख सकता हूं, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर बेस करके ये एक्स्ट्रा और 4 आप नोट्स में ऐड करके रख देना, क्योंकि ये 4 भी क्वेश्चन उस तरीके से मैं बना सकता हूं आराम से, ताकि ये 4 आपका यूज हो जाए। कब यूज होता है वो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट यूज जरूर होगा आगे ना आगे जा करके, ठीक है। सिमिलरली इन सबको प्रूफ कैसे करोगे, सिंपल सा चीज है, a + b होल स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलता हूं a² का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे a × a, ठीक है। सिमिलरली आप अगर मैं बोलूं a + b होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे सर a + b × a + b, खत्म बात।
तो अभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर लगा सकते हो, जो आप 8th वगैरह में पढ़ के आए हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि अगर मैं इसको एक एलिमेंट और इसको कंप्लीटली एक एलिमेंट मानता हूँ, ठीक है, मान लो इसको मैंने P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? PR प्लस QR हो जाएगा ना। तो PR प्लस QR का मतलब क्या है? A प्लस B, A इंटू A प्लस B। बात समझ में आ रहा है? और QR क्या हो जाएगा? B इंटू A प्लस B। बात समझ में आया? क्लियर है क्या? तो यहां से क्या आ जाएगा? वापस अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूंगा तो ये A स्क्वायर प्लस AB हो जाएगा और ये BA प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? B इंटू B स्क्वायर है। तो AB और BA जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। आप जानते हो रियल नंबर्स के लिए मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है। तो AB और BA एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो AB और BA अगर सेम है तो BA को मैं AB लिख दूंगा तो प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। तो इस तरीके जो आपका बेसिक रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज जो था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, वो सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके और एक्सपोनेंट का बेसिक लॉजिक को यूज करके आप ये सारे आइडेंटिटीज प्रूफ कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सबको प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं, मैंने एक का प्रूफ आपको अच्छे से दिखाया, कहां पे क्या यूज हुआ मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे तो आपने लिख दिए बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। एक्सपोनेंट का ये बेसिक डेफिनेशन है। यहां पे आपने क्या लगा दिए? डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने अगेन क्या किए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए और यहाँ पे आपने क्या लगा दिए? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपने क्या लगा दिए? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? तो बस आगे आगे आइए प्रूफ होकर के। तो सिमिलरली आप ये सारे के सारे जितने भी आइडेंटिटीज मैंने लिखा सेम प्रॉपर्टी से आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे ये वाला a इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर आप कॉम्यूटेटिव लगा दीजिएगा तो ए बी और बी ए सेम हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारे के सारे आप प्रूफ करके रखना। मैंने प्रूफ नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे, आप अच्छे से अपना कॉपी में करके रखना, मैं चेक करूंगा। क्लियर है? आगे अगर बात करते तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और प्रूफ करने के साथ साथ सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, पहले बता रहा हूं। अगर याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को भी आप क्या कर सकते हो? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, वापस उसको डिस्ट्रीब्यूट लगाओगे ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी एस, इस तरीके से आता जाएगा। तो फाइनली दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लगने के बाद एक और बार कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। साइक्लिसिटी को फॉलो करना, पहले ab आया फिर bc आया फिर ca आया, ये वाला साइकिल, ये साइक्लिसिटी को फॉलो करना। पहले ab आया फिर bc आया फिर ca आया। क्लियर है क्या? ये साइक्लिसिटी फॉलो करोगे तो हमेशा याद रहेगा। उसी अंदाज में जैसे हमने ये स्क्वायर के फॉर्मूला प्रूफ किया, उसी अंदाज में हम क्यूब के फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आराम से आप निकाल सकते हो सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करके, है ना। नहीं तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख देना, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर से लिख देना, तो ऊपर से ये वाला इंटू ए प्लस बी, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के कर लेना, ठीक है। और अगर आपका मन चाहता है कि इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे तो वैसे भी लिख के आप कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी काफी इफेक्टिव है, और यहां से ये फॉर्मूला निकालता है, ये भी काफी इफेक्टिव है कि अगर सम ऑफ टू परफेक्ट क्यूब का बात करो तो सम ऑफ टू परफेक्ट क्यूब जो है वो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं ए माइनस बी होल क्यूब बात करूं तो ये आएगा, एंड अगेन इसी जगह से मैं डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब का अगर बात करूं तो वो इस फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है बोला? अभी देखो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते थे। कैसे? जस्ट b के जगह पे आप माइनस b रख दीजिए, तो क्या होगा देखो, अगर आपके इस फॉर्मूले में मैं b के जगह पे माइनस b रख देता हूं, ये फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे अगर मैं b के जगह पे माइनस b रख देता हूं तो देखो जरा क्या होगा, b के जगह पे मैंने माइनस b रख दिया, b के जगह पे माइनस b रख दिया तो क्या आ जाएगा देखो, यहां से a क्यूब माइनस का क्यूब तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस b क्यूब इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्राइस ab इंटू ए माइनस बी। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक
ठीक है, तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, वो आप आराम से समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यही क्यूब के फॉर्मूला के साथ और फैक्टर फॉर्मेट भी आता है इसी क्यूब का, है ना, इसको आप फैक्टराइज करके इस फॉर्मेट में भी लेकर के जा सकते हो। बिल्कुल, प्रूफ करने का बात आया तो आप RHS को सॉल्व कर सकते हो सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव से, तो आपको LHS मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप LHS से ही डायरेक्टली करना चाहते हो तो पहले आप LHS से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखिएगा, ये वाला। ठीक है, एंड देन यहाँ से आप फैक्टराइज करने का कोशिश कीजिए, आप a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab आ जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फैक्टर फॉर्मेट बोलते हैं, फैक्टर फॉर्मेट। a क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फॉर्मूला है, याद रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फॉर्मूला है, एक तो a प्लस बी होल क्यूब का जनरल फॉर्मूला है, यहीं से निकलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये वाला, और इसी को अगर मैं फैक्टर फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का बात करूँ तो इसका एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा अगर फैक्टर फॉर्मेट का बात करूँ तो ये वाला ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले एकदम आपको कंठस्थ टिप्स पर याद होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, और सारे के सारे प्रूफ्स के लॉजिक भी पता होना चाहिए कि कैसे आप रियल नंबर्स के जो ऑपरेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्यूटेटिव को यूज करके, एसोसिएटिव को यूज करके आप इस सारे को प्रूफ करते हो। तो प्रूफ भी जरूर करके रखिएगा, अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो अकॉर्डिंगली कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे बहुत ज्यादा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अभी चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 वाले को देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करके दे रहा हूं। क्लियर है बोला, चलो तो नंबर 8 वाला जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे देखो और भी बहुत सारे फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, सारी चीज में मैं बात नहीं करने वाला डिटेल में, ठीक है, वो सब हम ओलंपियाड वगैरह सिलेबस में बात करते। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज अगर सोचने बैठ जाओ तो आप निकालते ही जाओगे और बहुत सारे, बट जितने भी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सिलेबस में है उतना ही मैं इस चैप्टर में बात कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट तो जरूर एडवांस में इसमें आप पढ़ोगे क्लास 9th में, अदरवाइज अगर आप CBSE या फिर दूसरे किसी बोर्ड का स्टूडेंट हो तो जरूर आप ओलंपियाड सिलेबस या फिर मेरे लेक्चर्स अगर फॉलो कर रहे होंगे तो उधर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस आइडेंटिटी को हम देखते हैं, ये काफ़ी फेमस है, और सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट का बात करूं तो ये आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका वैरायटी ऑफ यूजेस है ना, बहुत तरीके से इसको यूज़ किया जाता है ना, अच्छे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सारे आइडेंटिटीज़ का, और इतने सुंदर क्वेश्चन निकल करके आता है, ऐसे सिंपल फॉर्मूले के ऊपर इतने अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं, आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, जब आप करोगे उस लेवल का तैयारी तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको अपन किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है, तो एक तो आपके पास सिंपल रास्ता है कि आप इसको RHS को सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये तो प्रूफ नहीं करने वाला यहाँ पे। ठीक है, ये मैं खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्रूफ करने में। आप बेसिकली आप एक और फॉर्मूला भी निकाल सकते हो यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला, आप सोचिएगा, या फिर आप इसको फैक्टराइज करके देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख करके देख लीजिए। स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट फिर भी इसका यूज भी आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो सिंपल सा ही फॉर्मूला आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस इस तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हो तो आप करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं इसका बात करूं तो यहाँ से ये वाला जो प्रूफ है वो आप सिंपल सा कर सकते हो, RHS को सॉल्व करके आप अकॉर्डिंगली LHS में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको अगला वाला पार्ट बताता हूं कि आप इस जगह से ये वाला कैसे प्रूफ करोगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका बात करूं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, यहां से एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है यार। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। इस फॉर्मूले का तो बेसिक लेवल में बहुत एप्लीकेशन है, बट एडवांस लेवल में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस में एप्लीकेशन है इस फॉर्मूला का, वो सारे के सारे इसी के थ्रू सॉल्व होता है। तो इसको आप कभी भी भूलना मत, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं इसका बात करूं तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं यहां पे हाफ लगा देता हूं बाहर, और अंदर में 2 लगा देता हूं, अंदर 2 लगा देता हूं मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से देखो क्या कर सकते हैं फर्दर। देखो
यहां से मैं एक ए स्क्वायर को चुरा सकता हूं, यहां से एक बी स्क्वायर को चुरा सकता हूं और एक ट्वाइस ए बी। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन एक और बी स्क्वायर बच गया, एक सी स्क्वायर ले लो और एक ट्वाइस बी सी को ले लो। फिर एक और सी स्क्वायर बच रहा है, एक और ए स्क्वायर बच रहा है और ट्वाइस सी ए को कंसीडर कर लो। बात समझ में आया ना। तो यहां से आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये वाला क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगला वाला एक और परफेक्ट स्क्वायर हो गया बी माइनस सी होल स्क्वायर और थर्ड वन एक और परफेक्ट स्क्वायर हो गया सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो बस इसी तरीके से ये फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर बेस करके कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज आता है जो हमारे को समझना और अकॉर्डिंगली अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अगर इसको आप समझोगे नहीं और अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा भाई। क्लियर है। तो ये प्रूफ आप लिख दीजिएगा। पहला वाला प्रूफ तो आप आरएचएस से सॉल्व करके आरएचएस निकाल दीजिएगा एंड देन फर्दर ये वाला प्रूफ लिख दीजिएगा। क्लियर है। ये वाला एलएचएस से भी सॉल्व करके ये निकाल सकते हो बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और ज़्यादा थोड़ा सोचना पड़ेगा, अननेसेसरी, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेन पार्ट आपका यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको ज़रूर अच्छे से समझ के रखना। अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा, कंडीशनल आइडेंटिटीज जितने भी आते हैं उनको ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करना। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा और वाइसा वर्सा मैं बता सकता हूँ। क्लियर है। ध्यान से देखो, मेरे को पता है कि इसका फॉर्मूला जो है वो ये है। अभी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो 0 इंटू दिस ई आर एच एस तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 3abc के इक्वल होगा ना। माइनस 3abc उस तरफ ले आ जाओ, उधर तो 0 है तो 0 प्लस 3abc हो जाएगा। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। एंड वाइसा वर्सा लिखा हुआ है, मतलब अगर ये होता है तो भी ये हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होता है तो भी a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। कैसे, मतलब हो सकता है, हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर 0 है तो इसको मैं फैक्टराइज करके ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है ना, ऐसे बोल सकता हूं। अभी ये क्या है देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। तो अभी देखो ये सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमेशा 0 नहीं होता है। ये 0 कब होता है, ये 0 तभी होता है जब आप सोचो ना, परफेक्ट स्क्वायर जो क्वांटिटी होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है, दैट इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। क्लियर है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो 3 पॉजिटिव का समेशन कभी भी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये 0 होगा। बट अगर ऐसा हो जाता है कि क्या पता, मान लो ये हमेशा जो 0 होगा, वाइस वर्सा लिखना यहाँ पे सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो, क्योंकि अगर मान लो ABC तीनों इक्वल हो गया, क्योंकि ये 0 तभी होगा जब तीनों फैक्टर 0 होगा। तो अगर ABC तीनों इक्वल हो गया तो ये वाला 0 हो जाएगा और तब ये भी हो सकता है ना कि ये नॉन 0 हो गया, तब भी तो आंसर 0 आ सकता है ना। तो इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं भी हो सकता है। कन्वर्स ट्रू तभी होगा, कन्वर्स ट्रू तभी होगा, मैं ये तभी बोल पाऊंगा इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc अगर होता है, और साथ में अगर मैं ये बोल सकता हूं कि ABC आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल, आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल, देन मैं ये कंफर्म बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अदरवाइज मैं कंफर्म होकर नहीं बोल सकता कि ABC साइमल्टेनियसली अगर इक्वल नहीं है, अगर ABC साइमल्टेनियसली अगर इक्वल नहीं है, मान लो 2 के 2 इक्वल है और C कुछ अलग है, तो A और B अगर इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, बट ये दोनों तो 0 नहीं हो पाएगा ना। तो अगर ये दोनों 0 नहीं है तो ये फैक्टर नॉन 0 हो जाएगा। अगर ये फैक्टर पूरा पूरा नॉन 0 है बट स्टिल प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर तो 0 आना पड़ेगा, तो एक फैक्टर को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना। अगर x इंटू वाई 0 है और अगर y नॉन 0 है तो x को तो 0 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज x इंटू वाई 0 कैसे होगा, सोचो ना आप। तो अगर ये नॉन 0 हो गया, इस कंडीशन के ऊपर बेस करके हम ये बोल सकते हैं कि ये कंफर्म नॉन 0 होगा। अगर ये नॉन 0 होता है तो इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, कंफर्म है, ऑब्वियस स्टेटमेंट है।
क्लियर है क्या? तो वही चीज आपको समझना था यहां से, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे ही बहुत सारे कंडीशनल आइडेंटिटीज बना सकते हो। क्लियर है बोला? क्या क्या बना सकते हैं जरा ध्यान से देखते हैं कि अगर अपन ऐसे सोचते हैं कि मान लो a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे नंबर 1, इसका कन्वर्स वाला ये आप ऐड करके रख देना। अभी अगर यहाँ पे ऐसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है कि a प्लस बी प्लस सी मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो 3abc दिया हुआ है। अभी अगर ये आपको दिया जाता है कि a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, मतलब क्या कि ये वाला फैक्टर नॉन जीरो है, तो अगर ये वाला फैक्टर नॉन जीरो है तो दूसरा फैक्टर को तो जीरो होना ही पड़ेगा ना, दूसरा फैक्टर तो जीरो होना ही पड़ेगा। और दूसरा फैक्टर जीरो कब होगा? दूसरा फैक्टर को तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। और दूसरा फैक्टर जीरो कब होगा? आप यहां पे क्या लिख पाएंगे? आप यहां पे ये लिखेंगे एज ए सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर, एज ए सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर इज 0, एज सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर इज 0, देयरफॉर a माइनस बी भी 0 होगा, b माइनस सी भी 0 होगा, c माइनस a भी 0 होगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से a इक्वल टू b मिल जाएगा, यहां से b इज इक्वल टू c मिल जाएगा, यहां से c इक्वल टू a मिलेगा। तो इन तीनों को अगर मैं क्लब कर देता हूं, इसका मतलब क्या? a b के इक्वल, b c के इक्वल और c भी a के इक्वल, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c आ जाएगा आपका कंडीशन। समझ लो मेरी बात कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है और अगर a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो होता है तो कंफर्म है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। और अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है और abc तीनों साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं होता है तो कंफर्म है कि दूसरा फैक्टर जीरो होगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा। अगर abc साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं होता है तो ये फैक्टर नॉन जीरो होगा, अगर ये फैक्टर नॉन जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये नॉन जीरो होता है तो ये जीरो होगा। और ये जीरो होने का कंक्लूजन क्या है? abc तीनों इक्वल है। abc तीनों इक्वल मतलब a b के भी इक्वल होना पड़ेगा, b c के भी इक्वल होना पड़ेगा। बट बहुत बच्चे लोग ये लिख देता है यहाँ पे a इक्वल टू b और b इक्वल टू c और c इक्वल टू ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया नॉट a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। और अगर आप लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि और का मतलब क्या है कि तीन में से तीनों जीरो होना इक्वल होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक होने से भी होगा, बट कोई भी एक होने से थोड़ी ना होगा, कोई भी एक होने से तो ये नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो तो प्रोडक्ट कैसे जीरो आएगा? समझ रहे हो ना? हाफ भी नॉन जीरो है, बात समझ रहे हो ना? ये इसका मतलब और अगर बीच में लगा देते हो, और का मतलब और ये मतलब सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बीच में और लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो बीच में और नहीं लगना चाहिए, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको। क्लियर है ना? तो इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। समझ हो ना कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये अपना आप जीरो आ जाएगा, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाएगा। इसको आप रोमन 2 दे देना, इसको 3 दे देना, इसको 4 दे देना, ठीक है ना? अच्छा यही तो, ये 4 वाला और 2 वाला तो सेम ही हो गया। अरे यार क्या बात कर रहा हूँ, 4 वाला और 2 वाला तो सेम ही हो गया ना, यही तो मैंने लिख दिया ना ऊपर। चलो तीन ही आइडेंटिटी आप देख लीजिएगा अच्छे से, बात समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे से ये सब नोट बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये सब का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हाँ, आपको एग्जाम में अचानक से मैं प्रूफ करने दे सकता हूँ, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी a प्लस बी प्लस सी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ करने दे सकता है कंडीशनल। इफ a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc देन प्रूव दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा वी हैव a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। आपको ये पहले प्रूफ करना पड़ेगा, यहां से ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर यहां से ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा एज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इंप्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। जैसे जैसे बोल रहा हूं लिख के रखो। पहले आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे देता है, मान लो क्वेश्चन ही मैं बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कंडीशनल आइडेंटिटीज कि अगर ये नॉन जीरो है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc दिया हुआ रहता है, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इक्वल टू c। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला प्रूफ करोगे, फिर यहां से ये प्रूफ करोगे, फिर आप क्या लिखोगे? एज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 3abc मतलब क्या? माइनस 3abc इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0।
अगर दिस इज इक्वल टू 0 है तो फिर तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, as a plus b plus c is non-zero, therefore this equal to 0, that is as sum of 3 perfect square is 0, therefore individual factor must be 0, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या 0 होगा, तो 3 पॉजिटिव का समेशन तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब एक ही कंक्लूजन बचता है कि तीनों को ही 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज तीनों का समेशन कैसे 0 आएगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव का तो समेशन 0 आता नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे अंदर में ब्रैकेट के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो x के पावर में कभी भी इवन अगर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नॉन नेगेटिव होगा बेसिकली। अगर x 0 होता है तो 0 हो सकता है, अगर x और कुछ भी होगा, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, अगर पावर में इवन बैठा हुआ है तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो उसी लॉजिक से बोल दिए कि इन तीनों का समेशन 0 तभी होगा जब ये तीनों फैक्टर इंडिविजुअली 0 होगा, और ये तीनों फैक्टर 0 होने का मतलब ये ABC तीनों को 0 होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 में से कोई भी एक होने से काम चल जाएगा, नहीं, कोई भी एक अगर 0 हो जाता है तो बाकी दोनों अगर नॉन 0 रहता है तो समेशन कैसे 0 आएगा, 2 पॉजिटिव का समेशन तो 0 नहीं आ पाएगा। क्लियर है, इसीलिए तीनों को 0 होना मैंडेटरी है, दिस एंड दैट। इसीलिए मैंने बोला अगर और लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, तीनों को 0 होना पड़ेगा। अगर तीनों को 0 होना है तो तीनों का साइमल्टेनियस इंटरसेक्शन आ गया आपके पास ये। क्लियर है, तीनों का फाइनल कंक्लूजन आ गया A इक्वल टू B इक्वल टू C, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बोला। तो ये जो कंसेप्ट है ना, सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर अगर 0 होता है तो वो कब हो पाएगा, जब इंडिविजुअल फैक्टर 0 होगा। मतलब सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो तीनों के तीनों फैक्टर 0 होना पड़ेगा। सम ऑफ 4 परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो चारों के चारों परफेक्ट स्क्वायर जो भी फैक्टर होगा वो 0 होना पड़ेगा। अगर 1000 ले लेते हो तो 1000 परफेक्ट स्क्वायर का समेशन अगर 0 है तो सारे के सारे फैक्टर 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद सोच के देखो, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर कभी 0 होगा? अरे पॉजिटिव हो जाएगा सारे के सारे, है ना। तो अगर मैं ऐसा कभी भी स्टेटमेंट लिख देता हूं, यही सब छोटे छोटे कंसेप्ट जो है ना वो ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं, है ना। अगर मैं कभी भी लिख देता हूं यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ, x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर 200 प्लस z टू द पावर 300 इक्वल टू 0, देन फाइंड x y z। तो क्लियरली देख के समझ आ रहा है कि सर ये तो तभी पॉसिबल है जब x y z तीनों 0 होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सबका पावर क्या है, इवन है। अगर सबका पावर इवन है तो सारे के सारे पॉजिटिव आएगा। अभी 3 पॉजिटिव का समेशन कभी 0 हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा? जब तीनों के तीनों 0 होगा। तो यहां से क्लियरली समझ आता है x y z 0। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये पूरा थ्रू आउट द लाइफ आप जब तक कंपटीशन को फेस करते जाएंगे तब तक आपका 12वीं तक क्लास 12 तक ये चीज अप्लाई होता जाएगा। किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी फॉर्मेट में आ ही जाएगा, समझ लो। तो इसको आज ही समझ करके अच्छे से दिमाग में फिट करके रख दो तो आपके लिए बेहतर है। क्लियर है। तो पूरा आइडेंटिटीज का सारे थियरीज मैंने समझा दिया। अच्छा, एक और बाकी रह गया आपका 9, ठीक है। तो इसको आप अगेन फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कर, फैक्टर थ्योरम बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह लगा के प्रोडक्ट करके लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी नोट करके रखना। अच्छा बच्चा सारे एक चीज कॉपी में नोट करके रखता है, दिमाग भी चलता है, पेन भी चलता है उसका, तभी वो टॉपर बनता है आगे जा करके। एक दिन में वो नहीं बनता है, मेहनत से बनता है। अगर मैं इसको बताना चाहता हूँ तो ये आप सॉल्व करके देखना, आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी, इस तरीके से आएगा। अभी यहाँ पे मैं 4 फैक्टर भी लगा सकता हूँ, आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। आप कहीं पे भी माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस लगाओगे सिमिलरली आप कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है ना। अब डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इनिशियली तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव से करते हैं, बाद में बच्चा लोग सीख जाता है। वो लोग क्या करता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी बी एक्स हो गया, प्लस ए इंटू एक्स ए एक्स हो गया, और प्लस ए इंटू बी ए बी हो गया। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो a प्लस बी आ गया, ऐसे ही कर लेता है। समझ आता है, आप भी ऐसे ही करते होंगे, इतना दिन तक ऐसे ही किए आए होंगे, है ना। बट उसके पीछे जो लॉजिक है ये तो हम लोग ट्रिक से करते हैं कि बोले ऐसे समझ में आता है। बट ये जो आप कर रहे हो x इंटू एक्स एक्स इंटू बी, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ लो ना मेरे बात। तो मेरे हिसाब से जितने भी पॉइंट्स है थियरी पोर्शन में, जितने भी पॉइंट्स है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो मेरे को कवर करना चाहिए बेसिक एनसीईआरटी लेवल में, वो सारी चीज़ मैंने कवर कर दिया। उसके आगे अगर आपको सीखना है तो अकॉर्डिंगली आप मेरे बाकी लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, ओलंपियाड्स का, या फिर 9th का एडवांस मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में आएगा फैक्टराइजेशन, उसको कवर कर सकते हो। उसमें आपको डिटेल सारे बातचीत मिलेगा, और जो भी बचा कुछ रहेगा वो ओलंपियाड्स वाले लेक्चर में मिलेगा। क्लियर रहेगा। तो चलिए
अकॉर्डिंगली ये आप प्रॉपरली नोट करके रखिए। एक एक पॉइंट्स, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बात किया, एक एक पॉइंट पॉज कर करके, जब बात करता हूँ तभी पॉज करके उसको नोट करना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। एक साथ 30 मिनट देख लेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा मैं 12 नंबर मिनट में क्या बोला था और 17 मिनट में क्या बोला था, क्योंकि मैं इतने सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक अच्छे बच्चे का जितना नीड है, जितना उसका भूख है, सारे खाना तैयार करके दे रहा हूँ, बस उसको संभालना है उस चीज़ को और आगे लेके चलते जाना है हमेशा, तो उसको सक्सेस गारंटेड। जितने भी कंपटीशन है हर जगह पे उसको सक्सेस मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए अभी इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस करके जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी लेवल में है वो सारे अपन देखते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर। ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से पिक किए, तो चलिए एक एक करके देखते हैं बेसिकली, है ना। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट निकालना है। बेसिकली आप जिस तरीके से फॉर्मूले में प्रोडक्ट निकाले हो वही चीज़ यूज़ करके आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालना है और कुछ नहीं है। तो पहला पार्ट में बोल रहा है 3x + 4 × 3x - 5 है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट बेसिकली कैसे निकाल रहे होंगे, 3x को आप 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x² आएगा, है ना, प्लस 3x × -5, 3x कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट में -5 आएगा, और इधर 4 × 3x तो 3x कॉमन लेने के बाद 4 आएगा, और इधर 4 × -5 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x² -1 × 3x -3x -20। ये हो गया प्रोडक्ट। फैक्टर फॉर्म से अपने पॉलिनोमियल निकाल दिए। क्लियर है? और इसी पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करने बोलता है तो यही फैक्टर निकल जाता जो आप ऑलरेडी करके आए हो प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोडक्ट आपको दिया गया है नंबर 2। यहाँ पे बोला जा रहा है 3 - 2x × 3 + 2x। तो क्लियरली यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है a - b × a + b वाला पैटर्न दिख रहा है। तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। अगर a² - b² का बात करूँ तो ये हो जाएगा 9 - 4x²। क्लियर है क्या? तो 3² 9 हो जाएगा और 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली आपका 4x²। तो इस तरीके से आप सिंपल 1 मार्क का प्रोडक्ट निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है सारे के सारे। अभी जो अगला क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालने को बोला है या क्यूब निकालने को बोला है, बट ये बोला है कि विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई मत करो, आप आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है? तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, अकॉर्डिंगली मैं आगे का चीजें कर रहा हूं। देखिएगा जरा पहला क्वेश्चन अगर अपन चालू करते हैं तो 103 × 107 आपको दिया गया है। तो 103 × 107 को अगर मैं बिना प्रोडक्ट किए फाइंड करने का कोशिश करूं तो 103 को मैं 100 के प्लस में लिख लूं, क्योंकि 100 का प्रोडक्ट करना बड़ा आसान है, इसीलिए मैं 100 + 3 लिख रहा हूं इसको, और इसको मैं 100 + 7 लिख दूंगा। ठीक है ना? तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, ये 100² आ जाएगा, फिर यहाँ पे 100 × 3 + 7 आ जाएगा, और प्लस 3 × 7 21 आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, 10,000 हो गया। ये 21 × 100 ये हो जाएगा आपका 2100, और यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो अभी इसका समीशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो ये हो जाएगा 12,121। इसी प्रोडक्ट को बहुत बच्चे ऐसे भी कर सकता है कि बोलेगा 103 को मैं 105 - 2 लिख दूंगा और 107 को 105 + 2 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर - 2²। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आपको इसको निकालने के लिए एक्चुअल प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? जो आपको मना किया गया है करने के लिए, इसीलिए मैं सारी चीज को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 100 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बात समझ रहे होंगे आप। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में भी अगर मैं 100 में इस तरीके से कन्वर्ट करके करूँ तो 95 को अपन लोग क्या लिख पाएंगे, 95 को लिख पाएंगे 100 - 5, और 96 को लिख देंगे 100 - 4। तो अगर मैं यहाँ पे वही x - a × x - b वाला फॉर्मेट यूज करूँ तो ये 100² आएगा, माइनस आएगा ऑब्वियसली 100, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 + 5। या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको +100 लिख करके -4 + -5, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आ जाएगा -5 × -4। तो ये कहीं ना कहीं 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -9 × 100 दैट इज -900, और यहाँ पे -5 × -4 -20 आ जाएगा, +20। तो ये हो गया 10,020 - 900। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है बोला?
तो बस 9020 आ जाएगा मेरे हिसाब से। शायद गड़बड़ किया नहीं, 0 से 0 गया 2, हाँ 9020 आएगा, हाँ 1 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं 10 होगा तो 10 से 9 गया 1 आ जाएगा यहाँ पे, बस 9120। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अगर विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल प्रोडक्ट बोला है कि उसका वैल्यू निकालो, इवैल्यूएट करो, तो ऑब्वियसली आपको ये सारे फैक्टर्स को ऐसे जगह पे कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर या क्यूब आप बहुत ही आसानी से बिना प्रोडक्ट किए डायरेक्टली निकाल सकते हो, और वो ऑब्वियसली क्या होगा, 10 का पावर होगा। समझ रहे हो? इसीलिए आप सारे क्वेश्चंस को 100 नजदीक है तो 100 में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर यहाँ पे जैसे 998 है, इसका नियरेस्ट कौन है, 10 का पावर 1000 है, तो इसको थोड़ी ना मैं 100 में कन्वर्ट करूंगा, इसको 1000 में कन्वर्ट करूंगा। समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से आपको अकॉर्डिंगली सोचना है प्रॉब्लम को। 3 वाला ऑब्वियसली आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, 100 + 2 होल क्यूब फिर a+b होल क्यूब फॉर्मूला लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। तो 3 वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 3 वाला आप कर लीजिएगा। 4 वाला मैं आपको करके दे देता हूँ, 998 का होल क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नियरेस्ट 10 का पावर क्या है 998 का, 1000 होगा, तो इसको 1000 - 2 लिख दीजिए होल क्यूब। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, -b क्यूब आ जाएगा, -3 × ab आ जाएगा, इंटू a - b आ जाएगा। तो इसको अगर मैं क्यूब करूँ तब तो ये 10⁹ आ जाएगा भाई, -8 आ जाएगा, -6000 इंटू यहाँ पे 998। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट करके इसको फाइनली सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए यार, ठीक है। तो इसको एक सिंपल सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा और 10⁹ से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से अपन सॉल्व कर रहे होंगे अगर हमें बोला गया है कि बिना एक्चुअल प्रोडक्ट को निकाले इवोल्यूट करना है। क्लियर है क्या? जो हमारा सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उन्हीं सबको अपन फॉर्मूले को यूज करके इन सारी चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको यहाँ पे बोला गया है कि इन सारी चीज को एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड भी ऑब्वियसली आप कैसे करोगे, फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूले को यूज करके एक्सपांड करोगे। तो ये सारे के सारे आप नोट कर लेना और 3 वाला कर लीजिएगा। 3 वाला करके ही नंबर 3 आपको नोट करना है, उससे पहले नहीं। प्रॉपर्ली नोट्स बनाना सीख लो, ठीक है। नंबर 3 जो उसमें क्या बोला गया है कि भाई इसको एक्सपांड करना है। अभी ये कुछ ऐसे चल रहा है कहानी, ठीक है ना। तो इसको a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मेट का वो आ रहा है आपको, बट ये अप्लाई कैसे करोगे देखो। a आपको बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली -2x को मैं a मान सकता हूँ, 5y को अपना b मान सकते हो, और प्लस -3z को आप c मान सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस आ जाएगा और पहले वाला माइनस है। तो इसको मैंने a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मेट बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली a² बन जाएगा, b² बन जाएगा, c² बन जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, ab + bc + ca। तो पहले a × b प्लस b × c प्लस c × a आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से 2x, ये 4x² हो जाएगा, ये 25y² हो जाएगा और 9z² हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देते 6zx -10xy और 3 × 5 -15yz। तो ये आ गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। और भी अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले को, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 12zx -20xy -30yz। क्लियर है? तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। तो सेकंड वाला भी ऑब्वियसली आप डायरेक्टली कर लोगे, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए आपके लिए। a/2 को आप a के तरह ट्रीट कीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर घुसा दीजिए और फिर 1 लगा दीजिए। तो ये a + b + c का होल स्क्वायर को फैक्टराइज फॉर्मूले से ब्रेक कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आपके पास आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है? अगर मैं नंबर 3 का बात करूं तो नंबर 3 का a - b होल क्यूब। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या होगा, a³
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है वही यूज करोगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आप बोलते हो कि इसी को ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व करना चाहते हो तो ऑब्वियसली प्लस लगा करके -2y/3 लगा दीजिए ब्रैकेट के अंदर और -2y/3 आपका b की तरह ट्रीट होगा। क्लियर है? अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, -3a इंटू बी इंटू ए माइनस बी दैट इज x -2y/3। तो ये कितना आ जाएगा, x क्यूब -8y³/27 माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल, तो ये 2xy इंटू x -2y/3। तो फाइनल फॉर्मेट कितना आ जाएगा, x क्यूब -8y³/27 प्लस 2x² माइनस ये कितना आ जाएगा 4xy²/3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल एक्सपांडेड फॉर्मेट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से आपको सिंपल फॉर्मूले को यूज करते हुए चीजों को एक्सपांड करना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है। आगे बढ़ते, अभी देखिए यहां पे आया फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फैक्टराइज करना है। तो अगर देखो दोस्त फैक्टराइज करना है तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे कि फैक्टराइज करे तो करे कैसे सर? पहले तो हम फैक्टर थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम बहुत सारी चीज यूज कर रहे थे क्योंकि पहले सारे के सारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था। अभी जो आपको दिया गया है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल और 3 वेरिएबल है। तो बेसिकली यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए आप डायरेक्टली आपका आइडेंटिटीज जो है वो यूज कर सकते हो। तो याद रखना, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देता है और उसको फैक्टराइज करने बोलता है तो उधर फैक्टर थ्योरम वगैरह लगेगा नहीं क्योंकि वो सारे के सारे वन वेरिएबल के लिए है। तो उधर आप डायरेक्टली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करो तो ज्यादा बेनिफिट होगा और उसके थ्रू वो फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे होगा, सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं और चीजों को सीखते हैं। क्लियर है? इन सबको आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फैक्टराइज करने बोला है पहला एक्सप्रेशन को, नंबर 1 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। तो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे देखते हैं। 49a² प्लस 70ab 3 टर्म है, तो 3 टर्म कौन कौन सा फॉर्मूले में आपको मिला था, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या तो a माइनस बी होल स्क्वायर। बाकी किसी फॉर्मूले में मेरे हिसाब से आपको 3 टर्म तो नहीं मिला होगा। 3 टर्म देखते ही समझ आ जाना चाहिए, या तो अगर 3 टर्म में है आपका पॉलिनोमियल और 2 वेरिएबल दिया है तो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगने वाला है। तो अभी यहाँ पे सारे के सारे प्लस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का तो केस खत्म हो गया, तो लगेगा कौन, a प्लस बी होल स्क्वायर ही लगेगा। तो कैसे फैक्टराइज करोगे, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए समथिंग स्क्वायर पहले चाहिए, a स्क्वायर पूरा पूरा चाहिए होगा। तो 49a² एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको मैं 7a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये देख लो आपका क्या बन गया, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 5b का होल स्क्वायर। तो ये अगर a स्क्वायर और ये अगर b स्क्वायर की तरह ट्रीट हो रहा है, यहाँ पे a कौन है 7a और b कौन है 5b। तो अगर ये a 7a और b 5b है तो यहाँ पे ट्वाइस a इंटू b भी होना चाहिए। और देखोगे ऑब्वियसली यहाँ पे ट्वाइस a इंटू b बन रहा है, देखो 2 इंटू 7 14 इंटू 5 70, क्लियरली पूरा एडजस्ट हो गया। तो ये पूरा पूरा p² प्लस 2pq प्लस q² के फॉर्मेट में चला गया। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो आराम से ये फैक्टराइज हो गया 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, 2 लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस हो गया। तो इसी तरीके से आप 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करोगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ना कि फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम 1 वेरिएबल में आपका एप्लीकेबल होगा या फिर ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अगले क्वेश्चन में अगर अपन चलते हैं तो अगला क्वेश्चन में देख के समझ आ रहा है कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही टर्म है, तो 2 ही टर्म कौन सा फॉर्मूले में आ रहा था सर? क्या आपको याद है कि 2 टर्म कौन से फॉर्मूले में आ रहा था? मेरे हिसाब से 2 टर्म सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आ रहा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए जरा क्या आ रहा है, ये 5x/2 होल स्क्वायर होगा और ये वाला हो जाएगा y/3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5x/2 प्लस y/3 इंटू साथ वाला क्या आएगा 5x/2 माइनस y/3। तो
तो ये हो गया आपका पूरा पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्मेट 5x/2 + y/3 इंटू 5x/2 - y/3। तो ये पूरा पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्मेट आपके पास निकल गया। नंबर 3 में चलते चलिए जरा। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में आपके पास 6 टर्म है। अभी 6 टर्म कौन सा फॉर्मूले में लगता है, आप एक बार मेरे को सोच के बताओ। बता तो सकते नहीं हो क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो ऑब्वियसली आप पॉज करके एक बार खुद ब खुद सोचो और खुद को टेस्ट करो कि 6 टर्म कौन से फॉर्मूले में आता है। अगर आप प्रॉपर्ली सोचे होंगे पॉज करके तो आपको समझ आ रहा होगा कि a + b + c होल स्क्वायर के फॉर्मेट में 6 टर्म आपके पास मिल रहा था। क्लियर है? तो वो फॉर्मूला क्या था? a² + b² + c² + 2ab bc ca। तो चलिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। a² बन गया, b² बन गया और ये c² बन गया। तो अभी मेरे को +2 × ab + bc + ca चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक चीज़ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा और साथ में 2 तो आएगा ही, तो 2 × 3 6 × 2 12, ये तो बिल्कुल सही है। बट इन दोनों जगह पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इन तीन में से कोई ना कोई एक से पहले तो माइनस लगना पड़ेगा। अभी किससे पहले माइनस लगेगा ये चीज कैसे समझे? जो इन दोनों जगह पे ही तो माइनस आ रहा है ना। इन दोनों जगह पे अगर माइनस आ रहा है तो इन दोनों जगह पे जो कॉमन है उससे पहले माइनस आएगा। इन दोनों जगह पे कॉमन कौन है? ऑब्वियसली z कॉमन है, तो z वाले से पहले माइनस आएगा। क्लियरली? तो अभी अकॉर्डिंगली अगर आप सोचते हो तो जरा ध्यान से देखो। 2x × 3y करो, फिर आप क्या करो 3y × -4z करो, बन जाएगा आपका पूरा पूरा। फिर -4z × 2x करो, तो देखो ab bc ca आ गया, ab + bc + ca। इसको प्रोडक्ट करोगे 12 आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट करोगे -24 आएगा, इसको प्रोडक्ट करोगे तो -16 आएगा। तो पूरा पूरा बन गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि माइनस किससे पहले लगेगा सर, वो कैसे सोचे। ऑब्वियसली दोनों टर्म, जिन दोनों टर्म्स के पहले माइनस है उन दोनों टर्म में जो वेरिएबल कॉमन है उस वाले से पहले माइनस आएगा। अब समझ ही रहे हो कि ये इसके साथ प्रोडक्ट होकर भी माइनस देगा, ये इसके साथ प्रोडक्ट होकर भी माइनस देगा, इसीलिए हम कॉमन वाला लेते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा पूरा किसका फॉर्मेट बन गया? ये पूरा पूरा a + b + c कौन है यहाँ पे? -4z है, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट बन गया। तो ये a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो ये कितना आ गया? 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। और इसी चीज़ को अगर मुझे फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z। क्लियर है? हो गया काम खत्म। चलो, तो अभी मेरे उम्मीद से नंबर 4 वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए। आप एक बार पॉज करके ये सब नोट करके पॉज करके नंबर 4 वाला एक बार ट्राई कीजिए। अपन करते हैं नंबर 4। पॉज करके ट्राई करके फिर सॉल्यूशन देखना तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले 2x² + y², तो सेम 6 टर्म है, तो यही फॉर्मूला लगने वाला है। और यहाँ पे √2 भी दिख गया और सामने 2 भी दिख गया, तो कहानी लगभग क्लियर हो गया आपके आंखों के सामने मेरे हिसाब से कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए √2x चाहिए ही होगा। ये y² हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2√2। तो ये 2√2 × z का होल स्क्वायर। अभी माइनस किन से पहले? इसके पहले और इसके पहले। तो इन दोनों के कॉमन टर्म कौन है? कॉमन वेरिएबल कौन है? x है। तो x वाले से पहले ऑब्वियसली आप क्या करोगे? माइनस लगा दोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 × xy, ठीक है, प्लस ab हो गया, प्लस bc प्लस ca, c × a। तो देखो ये मैच भी हो रहा है। -2√2 xy, यहाँ पे 2 × 2 4√2 yz और यहाँ पे 2√2 × √2 कितना हो जाएगा? 4 × 2 8zx। तो ये पूरा पूरा फॉर्मेट बन गया। तो इसको अगर मेरे को ब्रेक करना है तो मैं a + b + c का होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो बस हो गया। अभी इसको आप फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिख दीजिए, काम खत्म। दोनों का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दो, हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आपको सोचना है दोस्त कि कैसे आप फॉर्मूले को यूज करके 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते हो। आगे चलते, आगे हमारे पास और कुछ 3 वेरिएबल प्रॉब्लम भी आएगा, दिख रहा है, ठीक है। पर उससे पहले क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, तो ये सारे आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा।
हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ चलते हैं। ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 64a क्यूब है, 64a क्यूब है, फिर -27b क्यूब -144a स्क्वायर बी और +108ab स्क्वायर +108ab स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यहां तक तो आप कहानी को समझे होंगे दोस्त। तो चार टर्म आ रहा है, चार टर्म किसके फॉर्मूला में आता है सोच लो, a+b होल क्यूब या फिर a-b होल क्यूब। फॉर्मूला स्ट्रांग करो, फॉर्मूला जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी दिमाग में क्लिक होगा। तो a+b होल क्यूब में सारे के सारे प्लस होना चाहिए, बट एज यहाँ पे माइनस है तो मेरे को डायरेक्टली पता चल गया कि ये a-b होल क्यूब का ही चक्कर होगा। तो चलिए a क्यूब बनाते पहले। तो ये किसका क्यूब है? 64 4 का क्यूब होता है, तो ये 4a होल क्यूब है। ये किसका क्यूब हो जाएगा? 3b का होल क्यूब हो जाएगा। -3 क्या आता है? 3a स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू 4a होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 4a इंटू बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो -3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो क्लियरली देखो 16 इंटू 3 48 इंटू 3 144 मिल रहा है, और यहाँ पे 3 इंटू 4 12 12 इंटू 9 108 मिल रहा है। तो बराबर पूरा पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्मेट बन गया। तो ये किसका फैक्टराइज्ड फॉर्मेट है? a-b होल क्यूब, जहाँ पे a का काम कर रहा है 4a और b का काम कर रहा है 3b। बस खत्म। क्लियर है? हो जाएगा। आगे बात करते चलिए। 6 में भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है यार। पॉज करके ट्राई करो, खुद से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वही चार टर्म है और माइनस है, मतलब क्या? a-b होल क्यूब। चार टर्म किस फॉर्मूले में आता है? a-b होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब। ये किसका? 216 का क्यूब होता है, -3a स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। क्लियर है? प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 3p - 1/6 का होल क्यूब, दैट इज a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इसको आप फर्दर 3 फैक्टर में एक्सप्रेस कर दीजिए तो ये प्रॉपरली फैक्टराइज हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 टर्म है और वो समेशन में दिया हुआ है। तो उन समेशन को, आपको क्यूब दिख रहा है, तो उन समेशन को आपको फैक्टर फॉर्मेट में लेके जाना है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का 2 फॉर्मूला बताया था। एक तो जो a+b होल क्यूब से निकला था, a+b होल क्यूब -3ab इंटू a+b, और दूसरा मैंने बताया था फैक्टर फॉर्म, लास्ट में लिखा हुआ था कि a+b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। उसी जगह से a+b कॉमन लेने से आ जाता है। तो वही फैक्टर फॉर्मेट अगर यहाँ पे यूज करोगे तभी आपको फैक्टराइज्ड फॉर्मेट मिलेगा, अदरवाइज कैसे मिलेगा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या आ जाएगा? a प्लस b इंटू a स्क्वायर हो गया माइनस ab हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया। यही तो था, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ट्वाइस ए बी नहीं, ए बी याद रखना, ट्वाइस ए बी मत लिख देना गलती से। तो ये 3y प्लस 5z, यहाँ पे आ गया 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। क्लियर है? तो ये पूरा पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्मेट बन चुका है। क्लियर है? और आखिरी वाले पे भी 4 टर्म दिख रहा है, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पे तो 4 टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला होगा? a प्लस बी होल क्यूब या a-b होल क्यूब? देख ट्रिक बताता हूँ कैसे सोचना है। अगर a प्लस बी होल क्यूब होता तो सारे के सारे प्लस होता, अगर a-b होल क्यूब होता तो 2 माइनस होता और 2 प्लस होता जैसे यहाँ पे था, बट यहाँ पे तो एक ही माइनस है। अगर एक ही माइनस है मतलब कहानी कुछ और है। तो कहानी क्या होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली समझ आ रहा है कहानी यहाँ पे क्या होगा? कुछ और फॉर्मूला लगेगा, और ये कहीं ना कहीं 3 प्लस 4 टर्म वाला फॉर्मूला, जहां पे 3 प्लस में होता है और 1 माइनस में होता है, वो कौन है? वो है
लास्ट वाला फॉर्मेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मेट। क्लियर है? तो चलिए अप्लाई कर देते वो वाला फॉर्मेट, देखते हैं क्या होगा। तो ये है आपका 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। क्लियर है बोला? तो यहाँ से अपन क्या सोचेंगे, 27x क्यूब हो जाएगा थ्राइस x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc होता है, तो यहाँ पे 3x इंटू वाई इंटू जेड बन गया पूरा पूरा। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। आ गया पूरा पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्मेट। बट मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन और अच्छा बन जाता अगर मैं इसको ऐसे दे देता, तो बहुत बच्चे निपट जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत बच्चे निपट जाते हैं यहाँ से, कंफर्म बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात, कंफर्म बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे निपट जाते हैं, विश्वास करो। ऐसे मान लो दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको सजा के लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अरेंज करो ना, अरेंज करो प्रॉपर्ली, जो आपका फॉर्मूला जिस तरीके से था उसी फॉर्मेट में इसको अरेंज करो। तो ये बन जाएगा माइनस 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। और फॉर्मूले में तो माइनस 3ab से आता है, तो बिल्कुल माइनस ही आप लिखो 3, ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर यही क्वेश्चन को मैं ये बना देता तो ये और अच्छा क्वेश्चन बन जाता। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी बन गया। तो इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इंटू ए। तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 9xy प्लस 3zx माइनस वाई जेड। तो आगे आपके पास फैक्टराइज फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप ऐड करके रख देना नंबर 9 पे, ठीक है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो और अच्छा प्रॉब्लम बन जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो अच्छे से नोट करके रखिए। पहला काम है आपको समझना, और जैसे ही समझ आता है पूरा पूरा तो नेक्स्ट काम है आपका अच्छे से इसको नोट्स में ऐड करके रखना सारे पॉइंट्स को। फिर आपको यहाँ पे बोला गया एक प्रॉब्लम में कि वेरीफाई करना है। नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, फैक्टराइजेशन का काम खत्म हुआ। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो टॉपिक हमारा पूरा पूरा क्लियर हुआ मेरे हिसाब से। अभी हम लोग देखते हैं कि ये वेरिफिकेशन वगैरह कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन कुछ ही नहीं करना है दोस्त, ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करो और वेरीफाई कर लो, ठीक है। मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो दोनों एक्सप्रेशन निकालिए LHS RHS। तो ये कितना आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये आ जाएगा 8 माइनस 1 7। और अगर मैं RHS का बात करूं तो RHS क्या आ जाएगा, RHS कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये 2 माइनस 1 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 7। क्लियर है? तो दोनों इक्वल आ गया। हेंस आप बोल दोगे एक्स क्यूब माइनस, या फिर 1 and 2 ऐसे लिख सकते हो। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड लिख दीजिएगा, खत्म बात। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो बस प्रॉपरली लिख लो एंड देन चीज़ों को करते रहो। ऐसे ही वेरिफिकेशन करना है, सिंपल लॉजिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड दिस वैल्यू। सिंपल सा चीज़ दिख रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालने बोला है। तो ऑब्वियसली क्या यूज़ होगा,
आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और चाहिए, अगर आप कर लेते हो तो प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो गया कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ही आसानी से आप ये ऑब्जर्वेशन के बाद तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेट p बराबर 28, q बराबर -15 एंड r बराबर -13 आप कर लो। देयरफॉर p प्लस q प्लस r जो होगा वो कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली तीनों का समेशन 0 आ रहा है। अगर तीनों का समेशन 0 आ रहा है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस आर होगा इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस पी आर माइनस आर पी। तो ये 0 इंटू दिस 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 आ रहा है तो क्लियरली यहाँ से पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 3 पी क्यू आर। तो अगर ये 3 पी क्यू आर आ रहा है तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो भाई माइनस से तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके। तो बस इन तीनों को प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है लिख दीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बिना क्यूब को सॉल्व किए आपने इन तीनों क्यूब का समेशन निकाल दिए, और वो आप सिर्फ इसीलिए निकाल पाए क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है। हालांकि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं आता तो आपको लंबा चौड़ा ये कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, तब आपको डायरेक्टली क्यूब करना और इतना लंबा कैलकुलेशन करना, दोनों का लेंथ आपका लगभग बराबर ही हो जाता है ना। मैं तो बोलूँगा तब डायरेक्टली क्यूब करने से जल्दी हो जाता। क्लियर है? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करने का मतलब क्या बनता है? प्रॉब्लम तो आपका छोटा होना नहीं है। क्लियर है क्या? लेंथ तो उतना ही रहेगा क्योंकि इतने बड़े बड़े टर्म आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो एप्लीकेशन आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ आपको साथों साथ साइड बाय साइड सोच के माइंड पे रखते जाना होगा, तभी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल में परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा दोस्त। क्लियर है? ऑर्डिनरी स्कूल लेवल में तो आप टॉपर बन जाएंगे, 100 में 100 आ जाएंगे, ये सब नौटंकी तो चलता रहेगा बोला। क्लियर है? नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करने दिया है। कुछ कंडीशन पहले दे दिया और फिर उस कंडीशन के ऊपर बेस करके आइडेंटिटीज को आपको प्रूफ करने दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन कैसे करेंगे देखते हैं जरा ध्यान से। ठीक है ना, चलो a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। 7 में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आप कंसीडर कर लो, वी हैव a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और प्रूफ करने दिया जा रहा है a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, जो भी है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो LHS कंसीडर करो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc। क्लियर है? तो यहाँ से आप डायरेक्टली वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर मैं यहाँ से a प्लस बी निकालना चाहता हूँ तो वो माइनस सी होगा, b प्लस सी निकालना चाहता हूँ तो वो माइनस ए होगा, और c प्लस ए अगर निकालना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली वो माइनस बी होगा। तो a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी का वैल्यू मैं माइनस ए लिख सकता हूँ, c प्लस ए का वैल्यू मैं माइनस बी लिख सकता हूँ, और a प्लस बी का वैल्यू माइनस सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से दोस्त अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास a क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे b क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे c क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3abc आ जाएगा। वापस आप माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसको आप क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वही आ गया आपका RHS। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो वही सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो और करके इसको सॉल्व कर सकते हो। b प्लस सी को माइनस ए, इसको माइनस बी, इसको माइनस सी लिखिएगा। जैसे LCM लेंगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा ABC। तो अभी आप जानते हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 3abc होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 3abc लिख देंगे तो ABC कैंसिल होकर आंसर 3 आ जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ आप याद रखना कि अगर आपका मार्क आपको ज़्यादा दिया गया है तो आप जो ये चीज़ जो यूज़ कर रहे हो ना, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको प्रूफ करके दिखाना होगा दोस्त। और प्रूफ कैसे करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे वी हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस फैक्टर। As a plus b plus c is equal to 0, therefore a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0, तो implies a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। तो वही चीज़ आप यूज़ करोगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो ये प्रूफ भी आपको जस्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। इसी प्रकार का एक और कंडीशनल आइडेंटिटी जो थियरी में पढ़ाते वक्त ही मैंने आपको बोला था कि अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी नॉन ज़ीरो है और ये दिया हुआ है, अगर ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, ये दोनों, तो आप प्रूफ करो कि a बराबर b बराबर c है। ये भी आपका एनसीईआरटी प्रूफ में प्रेजेंट है और ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं ऑलरेडी थियरी में एक्सप्लेन करते वक्त आपको बोल दिया था। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो अकॉर्डिंगली आप कमेंट करके जूम में ऑफलाइन में जैसे भी आप मेरे साथ मिल रहे होंगे आप पूछ सकते हो। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का कंडीशनल आइडेंटिटीज को फॉर्मूले को यूज करते हुए जो ओरिजिनल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का स्टॉक हमारे पास है उन सारे स्टॉक तो है ही, और जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है उसको यूज करते हुए हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते और प्रॉब्लम को और अच्छे से समझते दोस्त। क्लियर है क्या? चलो तो देखते हैं, इसको इरेज कर देते और आगे के प्रॉब्लम्स में ध्यान देते। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा जरा ध्यान से। बोला जा रहा है 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहां से ये चीज आपको प्रूफ करना है, जो आपको दिया गया है वो चीज आपको प्रूफ करना है। अभी देखो यहां से मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा जरा ध्यान से देखना, मेरा थॉट मैं कैसे क्वेश्चन को पकड़ता हूं उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो। मेरे को जो प्रूफ करना है उस जगह पे सारे के सारे स्क्वायर टर्म है a इंटू सी। अभी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ क्या आ सकता है? ए बी आ सकता है, बी सी आ सकता है, सी आ सकता है, बट उनमें से सिर्फ मेरे पास ए सी आया, मतलब बी जो होगा वो सेपरेटेड होगा। यहां से ही समझ आता था। क्लियर है ना? तो मैं यहां से बी को क्या कर सकता हूं, उस तरफ ले जाके बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, है ना? अभी आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा। यही थॉट था जो थॉट आपको समझना था, है ना? इसीलिए आप ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करो, है ना? मैथमेटिक्स कंप्लीटली आपका ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा है उसका मैथ्स उतना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। क्लियर है? और वो ऑब्जर्वेशन ऐसे देख देख के नहीं आ जाएगा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना पड़ेगा, अपने आंखों के सामने से निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के वो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता जाएगा। प्रैक्टिस करते 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 करते, और ऐसा नहीं कि एक लेवल का प्रॉब्लम 1000 कर लिया, नहीं, अलग अलग टफनेस लेवल का प्रॉब्लम आप 100 करो, 200 करो, सफिशिएंट है। जितना वैरायटी लाओगे अपने स्टॉक में उतना ही आप आगे जाओगे। क्लियर है? बी स्क्वायर को इस तरफ लेकर के आ जाओ तो 4ac बराबर 0, खत्म बात। क्लियर है क्या? तो प्रूफ हो गया। ठीक है, 2-3 लाइन का ही प्रूफ था, बट जिसने पकड़ा वही कर पाएगा, जो ऑब्जर्व नहीं कर पाया वो फंस जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो तो अभी लास्ट 2 प्रॉब्लम है, देख लेते कि इनमें क्या बोला जा रहा है और ये सारे प्रॉब्लम्स को अपन लोग अकॉर्डिंगली कैसे सोच रहे होंगे। नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। 9 में बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर ये है तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको निकालना है। ठीक है, तो गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा क्या हो जाएगा? 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। इसको फैक्टराइज कर लीजिए यार, बड़ा गंदा फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना? प्रोडक्ट अगर करूं तो ये लगभग 420 आ रहा है, तो भाई 13 को इस तरीके से ब्रेक करूं ताकि वो 420 में जा रहा है। 25 और 12 से काम चलेगा क्या? 300 आ रहा है, नहीं होगा। 30 और 17 से होगा क्या? 30 और 17 तो ज़्यादा हो जाएगा। 28 और 15 से होगा क्या? हाँ, 28 और 15 से हो जाएगा। तो ये 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा? क्या कॉमन आएगा यहाँ से? 7y कॉमन आएगा।
तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये 5y प्लस 4 हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज होके आ गया 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। तो अभी क्लियरली देखो दोस्त, अभी आपका लेंथ ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है ना। तो अभी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ में से कोई भी लेंथ हो सकता है, अदर वन क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस, क्योंकि मेरे को पॉसिबल एक्सप्रेशंस बोला है, वो लोग भी जानता है कि ये जो लेंथ होगा वो जरूरी नहीं है कि हमेशा यही लेंथ होगा, क्योंकि लेंथ ये हो सकता है, ब्रेड्थ ही हो सकता है, या फिर ब्रेड्थ ये लेंथ ही है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर जो बड़ा है वो लेंथ होगा, जो छोटा है वो ब्रेड्थ होगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, बट कौन बड़ा है आप कंपेयर कैसे करोगे, वाई का रेंज तो आपको नहीं पता ना। इसीलिए अगर y का कोई पर्टिकुलर रेंज दिया हुआ रहता तो मैं जज कर लेता हूँ उन रेंज में कौन बड़ा है, अकॉर्डिंगली मैं लेंथ कौन होगा वो यूनिक आंसर बता देता आपको। बट एज यहाँ पे y का कोई वैल्यू नहीं दिया है, y का कोई रेंज नहीं दिया है, तो अपन दोनों को लेके ही चलना पड़ेगा। देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आर 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3, और लेंथ 7y माइनस 3 हो सकता है और ब्रेड्थ 5y प्लस 4 हो सकता है। तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए जरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में रेक्टेंगल के जगह पे वो लोग क्यूबॉइड दे दिया और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रहा है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए एक बार, 12k y² प्लस 8ky माइनस 20k। तो यहाँ से क्लियरली 4k कॉमन जा रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा 3y² प्लस 2y, है ना, और माइनस 5। तो यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो ये आ जाएगा आपका 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो ये आ जाएगा 4k। ठीक है, और आगे अगर मैं फैक्टर कर दूंगा, स्पेस नहीं है इसीलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ सोच के, तो ये y माइनस 1 आ जाएगा और दूसरा हो जाएगा 3y प्लस 5। तो देखो तो अभी एक हो जाएगा। अभी आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ऑल द 3 डायमेंशंस क्या हो जाएगा, या तो 4k होगा, y माइनस 1 होगा, 3y प्लस 5 होगा, या तो 4k एक पॉसिबल एक्सप्रेशन है ना। कितने सारे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 6 कॉम्बिनेशन आएगा। आप लेंथ को 4k बोल सकते हो, ब्रेड्थ को ये बोल सकते हो, है ना। मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अगर मैं लेंथ का बात करूँ, ब्रेड्थ का बात करूँ और हाइट का बात करूँ, तो लेंथ को मैं 4k बोल सकता हूँ, ब्रेड्थ को मैं y माइनस 1 बोल सकता हूँ, हाइट को मैं 3y प्लस 5 बोल सकता हूँ। कभी मैं लेंथ को 4k, ब्रेड्थ को 3y प्लस 5, लेंथ को y माइनस 1 लिख दोगे। कभी लेंथ को y माइनस 1 अगर रखोगे, ये 4k हो जाएगा, ये 3y प्लस 5, फिर ये y माइनस 1, ये 3y प्लस 5, ये 4k हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3y प्लस 5 अगर मैं रख देता हूँ 2 बार, तो एक बार ये 4k हो जाएगा, ये y माइनस 1, और एक बार ये y माइनस 1, ये 4k। ऐसा 6 पॉसिबल कम्बिनेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 6 पॉसिबल कम्बिनेशन आ जाएगा। तो मैं क्या आंसर दूंगा, मैं यही मेरे को 6 कम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, आपका बुक वगैरह में ऐसे भी आंसर दे देता है, देयरफॉर वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ऑल द 3 डायमेंशंस आर 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5, ऐसे लिख के छोड़ देता है। और अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन आप बताना चाहते हो तो आप दे सकते हो। यहाँ पे तो वॉल्यूम दे करके जैसे चेंज करना है करोगे, फिर लिखोगे एज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर ऑल द 3 डायमेंशंस आर दिस कॉमा दिस सेमीकोलन, दिस कॉमा दिस सेमीकोलन, मतलब सारे के सारे 6 और लास्ट में एंड दे करके ये वाला लिख के रख देना। तो सारे के सारे पॉसिबल एक्सप्रेशन अगर दिखाओगे तो और अच्छी बात है, आप चीज़ों को और अच्छे से समझे हो, बाकी लोगों से बेहतर समझे हो, ये आप प्रूफ कर दोगे। और अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो, एक ही लिख के रखना चाहते हो, तो भी एक लिख के रख सकते हो। तो यहाँ पे आप 1 लिख देना, वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ऑल द 3 डायमेंशंस आर 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। ये आपका चॉइस है कंप्लीटली। क्लियर है? तो इसी के साथ साथ हमारा सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर 2 क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स, जो एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था,
तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आए, है ना। तो 5 लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर जो है वो तो कंप्लीट हो गया, है ना। जितने भी टॉपिक्स पढ़ाने का बात था वो सारे मैंने पढ़ा दिया अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। सारे टाइप्स के क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में प्रेजेंट है सब कुछ वैरायटी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। प्रॉपर रटा फटा के कवर नहीं किया, प्रॉपर तरीके से डीप में जाके समझा के कवर कर दी। क्लियर है। अभी बात आता है आपका, आप प्रॉपरली नोट्स बना करके इस लेक्चर के बाद जो आपका होमवर्क है, लास्ट एक्सरसाइज बच रहा था वही आपका होमवर्क है 2.5, ठीक है। इसके सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के रिमेनिंग लगभग मैंने सब कर ही दिया, बाकी जितने भी बचता है वो आपका होमवर्क है, आपको उसको कंप्लीट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। और अगर कोई डाउट है जूम ऑफलाइन या फिर कमेंट करके जैसे भी आप पूछना चाहते हो पूछ लीजिएगा। क्लियर है। अभी क्या और कोई लेक्चर इस चैप्टर का आएगा? हाँ बिल्कुल, एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम चैप्टर 2 में जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ें, चाहे वो इनिशियली क्लासिफिकेशन हो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ मल्टी वेरिएबल कंसेप्ट जो भी है, जो आप आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फैक्टराइज करते हो, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मिला करके हमारा हर चैप्टर का एक मटेरियल होता है, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड मटेरियल होता है जहाँ पे सिर्फ वैरायटी ऑफ टफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इजी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, टफ प्रॉब्लम्स भी होता है, बेसिकली वो अपना लेवल इंप्रूव करने के लिए होता है। तो उस मटेरियल से कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस जो और कुछ कंसेप्ट को कवर कर रहा होगा, पूरा मटेरियल तो देखो यूट्यूब में मैं सॉल्व नहीं करा सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये स्टूडेंट करता है एंड अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट के जो भी स्टूडेंट है वो डाउट में पूछता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं और उसी तरीके से किसी भी सिस्टम में पढ़ाया जाता है और आगे चीज़ें कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो बट फिर भी कुछ अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ज़रूर मैं यूट्यूब में लेकर के आऊँगा लेक्चर 6 में, और उधर हमारा मटेरियल का ही जो भी अच्छे क्वालिटी कलेक्शंस है वो सारे क्वेश्चंस तो करा नहीं सकता, बट जितना पॉसिबल होगा एक लेक्चर में वो मैं करा के दूंगा लेक्चर 6 में, जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा। पढ़ाने के हिसाब से सारे की सारी चीज़ कंप्लीट हो गया लेक्चर 5 तक, एक लेक्चर बस देना बाकी है जिसमें हम सिर्फ क्वालिटी अच्छे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है, जो कि हमारे मटेरियल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आप ज़रूर कर सकते हो, कर लीजिएगा। पूरा मटेरियल अगर नहीं भी कर रहे हो तो वो लेक्चर को तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हो और पूरा मटेरियल सॉल्व करना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हो। क्लियर है। तो इसी के साथ साथ मैं आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा अकॉर्डिंगली पूछ लीजिएगा, प्रॉपर्ली नोट्स बना के होमवर्क कर लीजिएगा। पहले तो लेक्चर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप अपना क्लास नोट्स जो है उसको डिटेल में कवर करके कंप्लीट करके रखिएगा। क्लियर है। और होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, देन फाइनल जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 6 उसको देख लीजिएगा। क्लियर है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा।